गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे तुमको उठा करके ले जाएगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। सर अभी जैसे कुछ वीडियोस देखे हैं जहाँ पे जो पॉपुलर टीचर हैं, लॉ इंस्टीट्यूशन जो पढ़ाते हैं, उन्हीं का लॉ क्रैश हो रहा है। वो स्टूडेंट को मतलब प्रोटेस्ट वाले दिन ही उठाते हैं, टॉर्चर करते हैं, वैन में बिठा के ले जाते हैं। अब देखो, प्रोटेस्ट में ये तो नहीं अलाउ कर सकती ना गवर्नमेंट की आप जो मर्जी से प्रोटेस्ट करो। अगर वो सरकारी ऑफिस की जगह एक प्राइवेट ऑफिस होते ना, तो अब तक गवर्नमेंट उन पर ताला लगा। मैं ही कोई प्रोटेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी इल्तिजा है पुलिस से, आए और मेरा कॉलर पकड़ के 2-4 बार घसीट दो। यूपीएससी, एसएससी के जो पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी वजह से देश भर के एस्पिरेंट का विश्वास को एकदम झटका सा लगा है। क्या आपको लगता है इस तरीके से स्टूडेंट का भरोसा सिस्टम पर कम होगा? सिस्टम पहले भी जो एग्जाम के सिस्टम होते थे उनमें कई बार लीकेज हुआ। पहले ये बहुत बड़ी घटना नहीं बनी, उसका कारण ये पहले सोशल मीडिया इतना एग्रेसिव नहीं। तो सरकारी कामों में भी प्राइवेट कंपनीज का रोल होता है? हमेशा होता है। आप ये बताओ कि आपका यहाँ पे ये ऑफिस चल रहा है, आपका जो पीएन है वो आप प्राइवेट रखना चाहोगे या सरकारी और नौकर? सर आजकल टीचर्स के ऊपर भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे कि वो फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं, स्टूडेंट का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इतना बड़ा मार्केट है, इतनी डेस्परेशन है, तो प्रॉमिस तो कौन सही कर रहा है? वो एक मूवी आई थी, कौन सी 12वीं पास फेल जो भी थी, 12th फेल। मैं उन टीचरों से मिला हूं जिन्होंने उनको पढ़ाया था। 99% स्टोरीज फेक झूठ है। जो हिंदू डरा हुआ है बीजेपी को वोट डाल रहा है, जो लोअर कास्ट डरा हुआ है वो समाजवादी पार्टी नीतीश कुमार लालू यादव को वोट डाल रहा है, जो मुसलमान डरा हुआ है वो एआईएमआईएम को डाल रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक चरण के एक और पावरफुल एपिसोड में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो यूपीएससी, एसएससी और सरकारी नौकरी के एस्पिरेंट के लिए एग्जाम का सवाल नहीं बल्कि जिंदगी का सवाल बन चुका है, जैसे सिस्टमेटिक फेलियर, पेपर लीक्स, मास प्रोटेस्ट, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। ऐसे इश्यूज पर आज का पॉडकास्ट बेस्ड रहेगा और इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर प्रवीण दीक्षित सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक चरण यूट्यूब चैनल पर। एंड सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे, बहुत। सर आज का पॉडकास्ट शुरू करें? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यूपीएससी, एसएससी के जो पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी वजह से देश भर के एस्पिरेंट का विश्वास को एकदम झटका सा लगा है। तो क्या आपको लगता है इस तरीके से स्टूडेंट का भरोसा सिस्टम पर कम होगा? मैम देखिए, जो भी सिस्टम पहले भी जो एग्जाम के सिस्टम होते थे उनमें कई बार लीकेज हुआ। अच्छा। जैसे एक कोई राकेश या कोई डॉन था एक बिहार में, वो 2002 में पेपर लीक करवाता था। अच्छा। तो पेपर लीक इज पार्ट ऑफ दिस, और बहुत सारी कोचिंगें भी इनके पेपर लीक में लगी रहती थी, इसलिए उनको धीरे धीरे आपको आया वर्ड सुना होगा कोचिंग माफिया। बिल्कुल। तो कोचिंग माफिया वर्ड ही ऐसे क्वाइन हुआ था कि कोचिंगें अपने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करवाने के लिए पेपर लीक करवाती थी। पहले ये बहुत बड़ी घटना नहीं बन पाती थी, उसका कारण ये पहले सोशल मीडिया इतना एग्रेसिव नहीं था। अभी क्या सोशल मीडिया एग्रेसिव है, कहीं पर भी कुछ बनता है तो वो तुरंत आ जाता है। तो पेपर, जब आप एक पेपर पे पूरा इतने लाखों 30-40 लाख लड़कों का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा और एक पेपर से आप नौकरियां देंगे, तो पेपर लीक होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जितने ज्यादा उसमें प्लेयर इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा पेपर लीक का चांस होगा। अब गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स हैं, प्राइवेट कंपनी है, प्रिंटिंग प्रेस है, जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स है, तो पेपर लीक ना हो ये बहुत बड़ी बात है। भाई आप ही बताओ कि एक पेपर आप यहां से, एक बॉडी है उसने असाइन किया, कहीं उसको क्वेश्चन उसके बनाए जा रहे हैं किसी प्राइवेट कंपनी गुड़गांव में, एक प्रिंटिंग प्रेस में जा रहा है वो छपने, फिर उसको सेंटर्स में बांटा जा रहा है, और उस पेपर में भी ऐसा भी नहीं कि कोई 10वीं 12वीं का वो पेपर है, उस पेपर से आप अफसर बना रहे हो, तो वो लीक ना हो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत ज्यादा जो है एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा डिस्टर्ब करूंगी। जैसा अभी आपने नाम लिया प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट कंपनीज का, तो सरकारी कामों में भी प्राइवेट कंपनीज का रोल होता है? हमेशा होता है। जैसे आप ये बताओ कि आपका यहाँ पे ये ऑफिस चल रहा है, आपका जो पीएन है वो आप प्राइवेट रखना चाहोगी या सरकारी और नौकर रखना चाहोगी? आप? सर प्राइवेट। क्यों?
क्योंकि मेरे लिए बहुत ही मतलब क्योंकि आप किसी सरकारी वाले से सिर मारना ही नहीं चाहोगी। बिल्कुल। आप कभी एसबीआई में जाना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां के गार्ड आपको प्राइवेट मिलेंगे। किसी सरकारी कर्मचारी, अफसर, ऑफिसर के यहाँ चले जाओ, उसका ड्राइवर और कार अब वो प्राइवेट रखने लगे हैं। अब वो सरकारी कारें और सरकारी ड्राइवर नहीं रखते। आपने सुना भी होगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोलते हैं। उसका कारण ये है कि सरकारी सिस्टम से काम कराना बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट और बहुत महंगा है। भाई आप ये बताओ, सरकारी स्कूलों में आप जाते हैं, सबसे ज्यादा जगह सरकारी स्कूलों के पास है। बिल्कुल है। सबसे हाईली पेड टीचर सरकारी टीचर है, ठीक। सबसे ज्यादा बजट उनका है, किताबें तक फ्री है। वहां लड़के क्यों नहीं लोग भेज रहे हैं? लड़के एक प्राइवेट स्कूल फ्लैट में क्यों भेज देते हैं, जिनके पास ना प्लेग्राउंड है, जिनके टीचर भी 8-10 हजार रुपए पाते हैं? सबको काम प्राइवेट सिस्टम से ही करवाना है। आपने जियो का सिम ले रखा होगा, एयरटेल का ले रखा होगा, बताओ कोई यहां पे जिसके पास बीएसएनएल का सिम हो? किसी के पास है बीएसएनएल का सिम? आपने देखा किसी के पास बीएसएनएल का सिम? सबको अंत में यही करना, सरकारी कर्मचारी को भी प्राइवेट प्लेयर से ही काम करवाना है, तभी वो एफिशिएंटली होगा। आप पासपोर्ट ऑफिस कभी जाओ, एक जमाना था जब पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिसर बनाते थे। आप लाइसेंस बनवाने गई होंगी, हजारों दलाल बाहर रोड पे बैठे रहते हैं, ठीक। कभी आप उनसे बात करो, आप समझ ही नहीं पाओगे ये लाइसेंस बन कैसे रहा है। अभी टीसीएस को दे दिया है पासपोर्ट बनवाना, अगर कोई गया हो कभी पासपोर्ट बनवाने, आप देख लो कितना स्ट्रीमलाइन काम होता है, कितना स्मूथ काम होता है। ये बात सबको, सबसे पहले तो ये बात एक्सेप्ट करने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट ही है। अपने नीचे किसी को ये काम नहीं करवाना। अगर यही एग्जाम एडिक्विटी की जगह या टीसीएस की जगह सिर्फ सरकारी तंत्र करवाएगा, तो जितने का एग्जाम पर स्टूडेंट शायद 200-250 रुपए का होता है, 5,000 रुपए पर स्टूडेंट का ये काम होगा। बजट के सब चीज बाहर चली जाएगी। एक जमाना था जब गवर्नमेंट जो है लोगों को अनाज बांटती थी, वो बंद करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया। 100 रुपए का अनाज बांटने में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 1,000 रुपए खर्च होती है। अगर आपको एक सरकारी सरकारी सिस्टम से काम करवाना, इस बार बार मैं हमेशा यही कहता हूं, ये ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है। आप एक सरकारी ऑफिस में जाओ और एक प्राइवेट ऑफिस में जाओ, आपको खुद ही अपनी वैल्यू का अंतर पता लग जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा। तो इसीलिए सबको, आप लोग जो कह रहे हो बार बार, बहुत लोग पूछते हैं एडिक्विटी को क्यों दिया, टीसीएस को क्यों दिया, गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं करवाती? गवर्नमेंट खुद नहीं करवा सकती, ये मैं कागज पे लिख के दे रहा हूं आप, गवर्नमेंट खुद नहीं करवा सकती। अगर आप ये बताओ 5वीं क्लास को पढ़ाने के लिए कोई टीचर 10,000 रुपए में प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ा रहा है और आप 1 लाख रुपए किसी को देके अच्छा नहीं पढ़वा पा रहे हो, तो ये क्या बताता है? सर सिस्टम में बहुत ही ज्यादा, सिस्टम की बात ही नहीं मैम, वो नेचर ऑफ जॉब ही अलग है। आप ये बताओ, आपको एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलवानी है, आप चीफ सेक्रेटरी लेवल के क्वालिफाइड एग्जाम निकाले हुए ऑफिसर से चलवाओगे या नारायण मूर्ति से चलवाओगे? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नारायण मूर्ति चलाएगा ना कंपनी। सरकारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो प्राइवेट सेक्टर में, वही काम एफिशिएंटली कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर। आप अपने इस कमरे में पूरा जितना आपका सामान है, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट सेक्टर की आपने रख रखी है? एचएमटी की भी घड़ियां आती थी हम सबके। आप 4 बार एसबीआई चले जाओ, उसके बाद नहीं वहां पे बंद करवा के खाता आईसीआईसीआई में खुलवा लो तो बताना। बिल्कुल। तो बात ये इनएफिशिएंट सिस्टम है, करवाएगी। आप लोग कितना भी प्रोटेस्ट कर लो रोड पे, चाहे जितना 10 साल प्रोटेस्ट कर लो, इतना बड़ा एग्जाम सिर्फ सरकारी तंत्र अब नहीं करवा पाएगा, बहुत ही मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल। सर अभी आपने जैसे प्रोटेस्ट की बात करी, तो आजकल सड़कों पे यूपीएससी और एसएससी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये सिस्टम को मतलब फेलियर दिखाया जा रहा है या सिस्टम को बदलने की प्रोटेस्ट इज द नेचर ऑफ प्रेजेंट टाइम्स ना। प्रोटेस्ट तो पहले इसलिए नहीं होते थे, अब जो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पहले इसलिए नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं था। अब प्रोटेस्ट करना रिलेटिवली आसान है, प्रोटेस्ट होने भी चाहिए, इट इज अ पॉजिटिव थिंग। सर इसमें एक क्वेश्चन और है, जब ये प्रोटेस्ट होते हैं तो पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है वो चुप क्यों बैठी रहती है? क्या ये सिस्टम को फेलियर प्रूव करता है? आप ये बताओ कि बीजेपी वाले फिलहाल इथेनॉल ब्लेंडिंग लेके आए पेट्रोल में, आपने सुना होगा, जो पेट्रोल है उसमें 20% या 25% वो जो गन्ने से निकलता है इथेनॉल वो डालते हैं। उससे पेट्रोल की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, कार की लाइफ भी कम हो जाती है। अच्छा। पर वो इसको चेंज नहीं करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी एक चीज थोड़ा समझने की है, वी ऑल आर रिड्यूस टू सिंगल इशू वोटर्स। सिंगल इशू वोटर का मतलब यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को पता है कौन उसको वोट करेगा, कौन उसको वोट नहीं करेगा,
क्योंकि वोट पड़ता है कम्युनलिज्म और कास्टिज्म पे। ओके। वोट इन मुद्दों पे पड़ता ही नहीं है। अच्छा। यहां पे अगर मैं इस रूम में 20 लोग हैं, 10 मेरी तरफ है, 10 आपकी तरफ है, ठीक है। मैं अपना सिर भी कटवा लूं तो आपका वाला मेरी साइड नहीं आएगा, मेरा वाला आपकी साइड नहीं जाएगा। ठीक? है। ओके। 10 के 20 के 20 डरे हुए हैं। जो हिंदू डरा हुआ है बीजेपी को वोट डाल रहा है, जो लोअर कास्ट डरा हुआ है वो समाजवादी पार्टी नीतीश कुमार लालू यादव को वोट डाल रहा है, जो मुसलमान डरा हुआ है वो एआईएमआईएम को डाल रहा है, और जो अभी कहीं किसी जिसको अभी कुछ क्लियर नहीं है कंसेप्ट, जो अभी पावर में थोड़ा एलिट, वो कांग्रेस को डाल रहा है। ठीक, सबको पता है हमारा वोटर फिक्स है, तो वो क्यों ये सब परेशान हो इन सब चीजों में? क्यों फालतू की? वी ऑल आर सिंगल इशू वोटर्स। इस देश में हम लोग अब एक सिंगल इशू वोटर है। हम दुनिया जहान की ताकत लगा ले, पॉलिटिकल पार्टी कोई कुछ नहीं चेंज करेगी। कभी कर दे तो एक आध कोई लॉ इधर उधर कर दे तो कर दे। आप ये बताओ, बीजेपी ने ये करा, 3 फार्म बिल लाई थी, किसानों के 3 बिल लाई थी बीजेपी, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बीजेपी ने बिल वापस कर लिए। ठीक, तो क्या पंजाब वालों ने दे दिया बीजेपी को वोट, या उन किसानों ने बीजेपी को वोट दे दिया, या वो आगे दे देंगे? ना भी वो करते तो भी इतना ही वोट मिलता। वो किसान बिल वापस लिए और किसान बिल शुरू हो गए, और किसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। आज की देश में हम सब एक मुद्दे पे वोट डालते हैं, हम सबका एक मुद्दा है, या तो वो मुद्दा कम्युनल है या वो मुद्दा कास्टिस्ट है। बीजेपी सपोर्टर बीजेपी से बहुत चीजों में नाराज रहते हैं, जाके कमल पे ही बटन दबाते हैं। नीतीश कुमार के वोटर या आरजेडी के वोटर जो लालू यादव वाले हैं वो बहुत परेशान होते हैं, जाके उसी पे वोट डालते हैं। जो यूपी के वोटर हैं, वो जो समाजवादी वाले हैं, वो जाके अंत में समाजवादी को ही वोट डालेंगे। मायावती के जो वोटर हैं वो बहुत मायावती से परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं बहन जी इस पे नहीं बोल रही, उस पे नहीं बोल रही, मनुवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी का सपोर्ट। मायावती ने 4 बार गवर्नमेंट 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से बनाई, वो जाके बीजेपी को ही वोट डालेंगे। अन्ना मलई को चाहे बीजेपी अपना प्रेसिडेंट बना ले या जिसको मर्जी वो बना ले, तेजस्वी सूर्या को बना ले, अंत में जाके जो द्रविड़ आइडियोलॉजी का है वो जाके डीएमके एडीएमके डीएमके को ही वोट डालेगा। सबका कंसेप्ट क्लियर है और पार्टियों को ये पता लग चुका है। ठीक है। इसलिए हमारा जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से इन प्रोटेस्टों को बहुत ज्यादा एक्टिवली अब लिया नहीं जाता है। सबको पता है कि उनका जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो कैसे मैनेज होगा, वो कुछ फ्रीबीज देके मैनेज होगा, वो रिलीजन या कास्ट मैनेज करके मैनेज होगा। वो ऐसे परेशान होके मैनेज नहीं होगा कि आप ये मुद्दा मांग ले, वो मांग ले। दिल्ली में इतना ट्रैफिक लगा हुआ है, इतना ट्रैफिक, इस पे क्या हुआ? क्यों? आपको क्या लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी आके इस ट्रैफिक पे आप वोट ही नहीं डालोगे? हम अपने घर के सामने के गड्ढे पे वोट नहीं डालेंगे, हम इस बात पे वोट डालेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी ने कौन सा बयान किसके लिए दे दिया या इसकी नॉर्मल आइडियोलॉजी क्या है। बिल्कुल। और इसमें किसी का दोष भी नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं हमारा दोष है, बहुत लंबी ज्यादा बड़ा वर्ड व्यू है। एवरीवन इज रैशनल। रैशनल का मतलब आप एक दुकान पे गई हैं, दुकान वाला आपको ठगना चाह रहा है, वो भी रैशनल है, और आप दुकान वाले को बेवकूफ बना के सस्ता सामान लेना चाहिए, आप भी। एवरीवन इज एक्टिंग रैशनली। पॉलिटिकल पार्टीज का रैशनैलिटी है कि वी आर सिंगल इशू वोटर्स। सर, आजकल टीचर्स के ऊपर भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे कि वो फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं, स्टूडेंट का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आपके क्या व्यूज हैं इस पर? मैम, व्यूज क्या है? जब इतना बड़ा मार्केट है, इतनी डेस्परेशन है, तो प्रॉमिस तो कौन सही कर रहा है? कौन सी कंपनी आपको लगता है सही प्रॉमिस? 99% जर्म्स मार देगी, कौन मार रही है 99% जर्म्स? कौन पॉलिटिकल पार्टी देश को स्वर्णिम युग में लिए जा रही है? प्रॉमिस आपको क्या लगता है? क्या प्रॉमिस का क्या मतलब है? क्या कह दे वो प्रॉमिस? कह दे कि भैया हम नहीं पास करा पाएंगे। हर कोचिंग यही तो कहती है कि आप पढ़ो, ये स्टूडेंट हमारे यहां से पास हुए। अच्छा, एक चीज और बता दूं, सरकारी नौकरी के कल्चर में कोई किसी स्टूडेंट को ट्रैप नहीं कर रहा है, पहली बात तो ये जानना है। ओके। आपके देश में आईएएस बनने के क्या लाभ हैं, ये किसी कोचिंग ने आज तक नहीं बोला, बिलीव मी। हम लोग तो कभी आईएएस वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करते, यूपीएससी का वर्ड इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट जॉब के क्या पर्क है, ये माँ बाप बच्चे को 12वीं तक बता देते हैं। आपने आईएएस की तैयारी अगर नहीं करी है? जी सर, मैंने नहीं करी। आपको नहीं पता आईएएस की क्या पावर है? आपको एसपी की पावर नहीं पता? आप नहीं चाहोगे आपका लड़का एसपी बन जाए? बिल्कुल। ये सबसे पहले जो बच्चों पे प्रेशर है, ये माँ बाप देखें भाई। ये मार्केट का फोर्स बच्चों का प्रेशर कम नहीं करेगा। मेरे यहां अगर बच्चा आया है, ना मैं अटेंडेंस लेता हूं, ना मैं उसको पढ़ाते समय कहता हूं भाई पढ़ ले। वो बाहर जाना होता है, बाहर उठ के चला जाता है, जिसको जब आना होता है आ जाता है। जो स्टूडेंट मेरे देख रहे होंगे वो कमेंट कर दें।
मेरी क्लास में स्टूडेंट बैठ के मोबाइल पे बात करते हैं तो मैं ये मानता हूं अकेला स्टूडेंट है, 100 दिक्कतें हैं भाई, हो सकता है मकान मालिक का फोन पे बात करना अलाउड है। आप डिस्टर्ब ना करें दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। जिस लड़के को बाहर जाना होता है 100 दिक्कतें हैं यार, लड़के को वॉशरूम जाना है, कोई दिक्कत है, उसका कोई रूममेट आ गया वो चाबी के लिए बुला रहा है, एवरीथिंग इज अलाउड। अब बच्चा किससे प्रेशर लेता है? मेनली बच्चा अपने टॉक्सिक माँ बाप से प्रेशर लेता है। आप इतने सारे स्टूडेंट होंगे, प्लीज कोई कमेंट करना, जिसके माँ बाप जितना प्रेशर देते हैं बच्चा उतना प्रेशर लेता है। आप ही बता दो, आपके 10वीं 12वीं में माँ बाप का प्रेशर था कि टीचर का प्रेशर था? तो पेरेंट्स का ही था। टीचर क्या प्रेशर कर देगा भाई? टीचर तो 2 मिनट में उठ के स्टूडेंट वहां से चला जाए, उसके बाद टीचर फोन थोड़ी कर रहा है उसे। और रही बात फेक प्रोमिसेस की, पहली बात तो बहुत सारी गाइडलाइंस है, दूसरी बात एक नॉर्मल प्रॉमिस होता है, जैसा एक डॉक्टर प्रॉमिस कर सकता है कि तुम ठीक हो सकते हो। हर प्रॉमिस का मतलब ये है ही नहीं, कोई ये नहीं कहता कि हम आपको सीट दिला देंगे, इस बात की गारंटी है। ये अगर बाकी स्टूडेंट्स ने करा वो सिलेक्ट हो गए, आप भी अगर ये करो तो आप सिलेक्ट हो सकते सर अभी जैसा कुछ वीडियोस देखे हैं जहाँ पे जो पॉपुलर टीचर हैं, लॉ इंस्टीट्यूशन जो पढ़ाते हैं, उन्हीं का लॉ क्रैश हो रहा है। वो स्टूडेंट को मतलब प्रोटेस्ट वाले दिन ही उठाते हैं, टॉर्चर करते हैं, वैन में बिठा के ले जाते हैं। ये ऑर्डर और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सही है? नहीं, टीचर उनको जो है उठा के ले जाते हैं कि पुलिस? सर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है अपना, वो उनको टॉर्चर करते हैं जब वो प्रोटेस्ट करते हैं। अब देखो, प्रोटेस्ट में ये तो नहीं अलाउ कर सकती ना गवर्नमेंट कि आप जो मर्जी सो प्रोटेस्ट करो। तो ये आपको क्या लगता है अगर यहाँ पे आपके गली के बाहर 20,000 लोग इकट्ठे हो जाएं तो पुलिस कुछ ना करे? लेकिन सर अगर सही मुद्दा है, सही मुद्दा तो है ही, कोई पुलिस उनको जेल में थोड़ी भर रही है। बस सर उनको टॉर्चर तो करा जा रहा है। टॉर्चर का मेरा मतलब है कि देखिए, इतना तो हर प्रोटेस्ट में करा जाता है, ये मैं मानता हूं, ये प्रोटेस्ट की सक्सेस ही है। अगर वो ना टॉर्चर किए जाए तो उनका प्रोटेस्ट सक्सेसफुल भी ना हो। मैं तो चाहूंगा अगर मैं यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा हूं तो पुलिस वाला मेरा कॉलर पकड़ के घसीट दे 2 मिनट। ये होता ही है, हर देश में होता है। किसान जब प्रोटेस्ट करे लोग कहते हैं इनको क्यों? शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चला था 2020 में, 8-6 महीने 5 महीने वहां पे लोग रोड घेरे बैठे रहे। आपके हिसाब से सही है वो? घेर लूं मैं आपके घर के बाहर की रोड और पुलिस ना उठाने आए, और 1 साल घेरे रहूं ये रोड, आपको निकलने ना दूं, यहाँ गाड़ी पार करे दूं, आप एग्री हो जाएंगे उससे? एग्री नहीं हो जाऊंगी, लेकिन सर जिस मुद्दे पे वो लोग मेरा घर का, वो ठीक बात है, वो एसएससी की दिक्कत है, वो एसएससी की दिक्कत है। एसएससी आए उनसे बात करें। वो एसएससी, पुलिस का काम यह है लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना। अच्छा। पुलिस एक प्रोटेस्ट को सालों अलाउ नहीं कर सकती। मैं भी पुलिस वाला हूं तो मेरे को यहां रोड भी चलानी है, प्रोटेस्ट के लिए सिर्फ नहीं। हाँ ये है कि अलग मैदान दिया जाए, वहां पे प्रोटेस्ट करवाया जाए, पर मैदान में होते हैं, मैदान खाली है, मैदान में प्रोटेस्ट करोगे कोई देखेगा नहीं जाएगा। प्रोटेस्ट वाले ये चाहते हैं, सच बता रहा हूं मैं, प्रोटेस्ट इससे ज्यादा दिल ना छोटा करें कि इस देश में प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं। प्रोटेस्ट आप रोड पे करोगे, पुलिस आपको घसीट के ले जाएगी, अगले दिन फिर आके वहां प्रोटेस्ट करो। वो सारे टीचर अभी फ्री है, 4-5 घंटे उनको घुमाया जाएगा, यही प्रोटेस्ट की सक्सेस है, इसी से सिंपैथी बढ़ती है। अच्छा। मैं तो पिछले साल हमारे यहाँ वो पानी भर गया था उसमें बगल में मेरे, तो हो गया था, तो मेरा स्टूडेंट से ही कहना था कि तुम लोग झाड़ू लेके रोड पे झाड़ू लगाना शुरू करो, किताब हाथ में लो और झाड़ू लगाओ, एक हाथ में किताब लो, एक हाथ से झाड़ू लगाओ, पूरे दिल्ली में झाड़ू लगा डालो। यू गेट द सिंपैथी ऑफ द पीपल। हम बहुत ही इमोशनल से कंट्री में रहते हैं। इस देश में आपसे मैं कुछ, आप मेरे घर में काम कर रही हैं और मैं आपको जो है रोज गालियां बक रहा हूं, अड़ोसी पड़ोसी कुछ उस पे नहीं, किसी को दिक्कत नहीं हुई। एक दिन आप एक इमोशनल सी रील बना के उसको पीछे गाना डाल दो, खड़ा हूं आज भी वहीं और क्या फिर मिलने की आस है, ये वाला गाना डाल के एक स्लो मोशन की रील बना दो, पूरी दुनिया मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। इमोशनल सा देश है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सक्सेस है कि पुलिस उनको पकड़ के घसीट दे। आपका मूवमेंट, इसीलिए हम लोग यहां बात कर रहे हैं उस मूवमेंट पे। अगर पुलिस ना वहां जाती तो कोई बात भी ना करता। और पुलिस का भी ये काम है, ये कह देना कि पुलिस, मैं ही जिस प्रोटेस्ट से मेरा लेना देना नहीं है, मेरे घर के बाहर शुरू हो जाए तो मैं नहीं पुलिस को फोन करूंगा कि भैया इसको हटाओ, गाड़ी भी तो चलनी है। तो ये नेचुरल चीज है। इस पे बहुत ज्यादा जो है ये कहना कि पुलिस उनको, संविधान में और भी बहुत चीजें हैं। संविधान में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है तो रोड पे गाड़ी चलाने का भी अधिकार है। मैं ही कोई प्रोटेस्ट कर रहा हूं तो मेरी इल्तिजा है पुलिस से, आए और मेरा कॉलर पकड़ के 2-4 बार घसीट दे, और वीडियो के सामने बस करे वो, है ना, अकेले में ना करे, वीडियो के सामने घसीट दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस पे बहुत ज्यादा ये कोई देश की कोई वो नहीं है। हर जगह प्रोटेस्ट होता है तो यही होता है। पूरी दुनिया में आप देखोगे प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस ऐसे ही घसीटती है। ज्यादा मतलब उनको कोई वो ना करे। अब जैसे 4-5 घंटे बस में घुमाया, जिसपे की खूब रील भी बनी, आपका मूवमेंट उसी से सक्सेसफुल हुआ। तो पुलिस की ये थोड़ी, मतलब पुलिस का भी पॉजिटिव चीज है कि उस पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है, क्योंकि मैम प्रोटेस्ट का कोई भरोसा नहीं है ना। जी सर। भाई आप बताओ, इतने छात्र, इतने युवा आपके घर के सामने अगर 10,000 लड़के भी खड़े हो जाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद गुस्से में करने लग जाए, तो आप ही डर जाओगी। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत कोई
आई डोंट थिंक दिस इज अ ग्रेट इशू। हाँ, जो आपने बात कही कि एसएससी की बात है, एसएससी को अब तक कुछ कहना चाहिए था। दे शुड कम आउट विद अ कंक्रीट थिंग, क्योंकि ये तो बात डिलेजिटिमाइज हो ही गई है। ये तो अब वो, अगर वो सरकारी ऑफिस की जगह एक प्राइवेट ऑफिस होते ना, तो अब तक गवर्नमेंट उन पे ताला लगा देती। सर अभी जैसे लेटेस्ट एक इशू हुआ था, सावन का महीना चल रहा था, कावड़ी वाले लोग इतना कावड़ ले लेके जा रहे थे, तो रोड पे इतना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, क्योंकि सुबह सबको ऑफिस के लिए निकलना था और उनके भीड़ तो बहुत डेली का मतलब वही लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा था। उस पे भी किसी ने कोई मतलब कुछ बोला ही नहीं उस पॉइंट पे। मतलब वो चलता रहा, आपस में लोग लड़ते रहे, आप निकलते क्यों थे। लगता है क्यों नहीं बोला? सर क्योंकि जब ये रोज ही झगड़े हो रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ नहीं बोला। अगर यार सिंगल इशू वोट, सिस्टम बनाया होता मैं बताऊं, ये देश का कम्युनलिज्म है। 90% हिंदुओं को ये पसंद नहीं आता है, कांवड़ का हुड़दंग। 90%, मैंने जिससे आपको नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, चल के अभी रोड पे सर्वे करा लो, 90% को पसंद नहीं आएगा, ठीक। पर पब्लिकली वो बोलने से बचते हैं। उनको लगता है इसको बोलने से हमारे हिंदू धर्म की जो है पे चोट पहुंचती है। 90% हिंदू सिर्फ इसको इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको लगता है मुसलमान भी तो जो है रोड पे नमाज पढ़ते हैं। ये कम्युनलिज्म है। वी आर सिंगल इशू वोटर। अगर इस देश में सिर्फ हिंदू बचे तो पब्लिक खुद इन कांवड़ियों को कह दे कि एक अलग गली से जाओ, यहां से नहीं जाना, बिल्कुल। कांवड़ अपने घर में भर रखो जाके, हुड़दंग बंद हो जाए, सारा लाउड स्पीकर बंद हो जाए। आप ये बताओ कि मैं एक डरा हुआ हिंदू हूं, डरा हुआ हिंदू, कल को दंगा होगा तो हम आप थोड़ी लड़ने जाएंगे, कांवड़िया ही तो लड़ेंगे उसमें। तो इनको अगर हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो ये कौन हमारे लिए लड़ेंगे? ये एक धर्म युद्ध की वो है, आर्मी है, ये फुट सोल्जर है उसके। तो अगर देश में कम्युनलिज्म जितना बढ़ेगा उतना इनका हुड़दंग बढ़ेगा, आप रोक भी नहीं सकते। इसीलिए बढ़ रहा है इतना। नहीं, अब मैं एक बात कह रहा हूं, अगर इस देश में बहुत सारे, अब ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, ये बात कई बार हुई पहले, अगर हिंदू मुस्लिम अलग अलग रहे। आपको पता है अफगानों ने इस देश में बहुत आक्रमण किए, किसी पाकिस्तान के इलाके से आक्रमण बहुत रेयरली हुआ। किसी पंजाबी ने, सिंधी ने, बलोची ने बहुत ही रेयर इस देश पे आक्रमण किया, वो इस देश के ही थे। ज्यादातर आक्रमण अफगान हुए। खिलजी अफगान थे, इंडो ग्रीक्स यवन जो है वो अफगानिस्तान में रहते थे, सूरी अफगान थे, लोधी अफगान थे, बाबर भी काबुल का राजा था, अफगान में ही था तुर्क। आज हमारे अफगानिस्तान से इतनी नफरत क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग अलग अलग रहते हैं, लेना देना ही नहीं, अलग अलग। ठीक। बहुत सारे लोगों का आजादी के समय और बहुत हमेशा समय कहना रहा, हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग रख दो, सारी नफरत खत्म हो जाएगी। इंडिया इंग्लैंड की अभी 5 मैचों की सीरीज हुई, कभी आपने देखा इंग्लैंड मुर्दाबाद और इंग्लैंड पे लोग पैशनेट हो रहे हैं? अलग हो गए वो। हमें नहीं दिखता है कोई अंग्रेज हमारे घर के अगल बगल, कोई नहीं चिढ़ाता है। हम जब जनरल डायर को गालियां बकते हैं तो कोई नहीं आके हमसे कहता है जनरल डायर अच्छा था, हमने बकना भी बंद कर दिया। आज कोई नहीं कहता अंग्रेज बुरे थे। बिल्कुल। आज आप एक वीडियो बनाओ अंग्रेज बुरे थे, लोग देखेंगे ही नहीं, हंसेंगे उस पर, ये तो पता ही है। आज कोई नहीं कहता जनरल डायर को गालियां दो। बाबर अकबर पे आज ज्यादा डिस्कशन होता है, क्योंकि भारत में एक मुस्लिम और हिंदू सेक्शन है जो हिस्ट्री की अपनी डेफिनेशन को अलग अलग मानता है। सर सैयद अहमद ने लिखा था कि हिंदुओं के सारे हीरो मुसलमानों के विलेन है, मुसलमानों के सारे हीरो हिंदुओं के विलेन है। तो इस दो कम्युनिटी जो आपस में एक सा नहीं फील करती है, वो साथ रहेंगी तो आपको एक अपनी कम्युनिटी से ही समस्या निभानी पड़ेगी। एक पड़ोसी है जिससे मेरा केस चल रहा है और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस पड़ोसी से लड़ूंगा, जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन लड़ेंगे, मेरे घर में है। तो मेरे को इनको खाना भी ज्यादा खिलाना पड़ेगा, ये दिन भर बैठ के टीवी भी देख रहे हैं, ये दिन भर मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हैं, इस उसमें कि एक दिन जिस दिन लड़ाई होगी भाई उस दिन मेरे साथ रहेंगे। तो ये जो आप जो लॉ एंड ऑर्डर की जो परेशानी, लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी नहीं है, ये इस देश का नेचर है कि इसमें दो कम्युनिटी जो कि बहुत एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रही हैं, वो आपस में रहती हैं और दोनों कम्युनिटी को ये पता है। आप और मैं एक दूसरे को बेवकूफ बनाएंगे अगर ये कहेंगे कि नहीं बड़ा प्रेम और बड़ी इश्क और बड़ी मोहब्बत है। एसएससी के प्रोटेस्ट क्यों नहीं देखे जा रहे हैं? कांवड़िए क्यों हुड़दंग कर रहे हैं? इतने बवाल के बावजूद भी एक मुसलमान जो खुद एक शादी करता है वो भी 4 शादियां सपोर्ट कर रहा है। भाई ज्यादातर मेरे जितने मुस्लिम दोस्त हैं सबने एक शादी करी है, किसी ने 4 शादी नहीं करी, पर फिर भी वो कहता है गवर्नमेंट 4 शादियां बैन न करे। उसको लगता है मेरे धर्म पे हमला है। हम सब अपने धर्म और अपने उन पे इतना सेंसिटिव है कि सब उसी पे वोट डालते हैं, सबका वोट का मुद्दा एक ही है। तो इसलिए आप किसी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपके ऑफिस में एक लोहे पे लिख देता हूं और इसको जो है रखो, आप 10 साल बाद अपन मिलते हैं और आप देख लो कौन सी समस्या सॉल्व हो गई। एक भी समस्या सॉल्व होगी। वी आर सिंगल इशू वोटर। हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज पे कोई प्रेशर डाल ही नहीं सकते। आप डालोगे तो हंसी होगी आपकी। आपकी पॉलिटिकल पार्टी जानती है कि आप क्या वोट अंत में जाके कौन सा बटन दबाओगे, और जब आप वही बटन दबाओगे तो किसको सेहत पे फर्क पड़ रहा है? क्यों इतना कौन परेशान?
सर, आजकल गवर्नमेंट जॉब का इतना मतलब प्रेशर पड़ रहा है स्टूडेंट के ऊपर, खास करके अपने इंडिया में, जो अदर सिटी मतलब अदर कंट्रीज में क्यों नहीं है इतना? आप मैम ये बताओ कि गवर्नमेंट जॉब मान लो नहीं है आपकी, हम्म तो दिल्ली जैसे शहर में आपको महीने का कितना पैसा चाहिए अच्छी जिंदगी जीने का? महीने का कम से कम सर 1 लाख से 1 लाख, above, ठीक 1 लाख। तभी हो पाएगा। कितनी प्राइवेट जॉब है जो 1 लाख रुपीस आपको दे पाएंगी? बताओ। सर बंदे को 2 शिफ्ट ठीक है, पड़ेंगी। दूसरी चीज, मान लो आप 1 लाख कमा भी रहे हो, कब तक आपकी गारंटी है कि आप 1 लाख पाओगे? आपको पता है प्राइवेट जॉब में एक लाइन है, कल से मत आना। बिल्कुल इससे बड़ी हॉन्टिंग कोई लाइन नहीं है। बिल्कुल है सर। आप अपने काम वाले को कह देती हो बिना कुछ सोचे, कल से मत आना। जैसे ही वो काम बुरा करती है आप कहती हो तुझे मैं निकाल दूंगी, कहती हो कि नहीं कहती? बिल्कुल ये है समस्या। कोई लेबर लॉज नहीं। देखो 2 तरह के लेबर है हमारे यहाँ, एक गवर्नमेंट कर्मचारी, एक प्राइवेट कर्मचारी, और हमारे यहाँ लेबर लॉज है। गवर्नमेंट कर्मचारी के ऊपर हर लेबर लॉ लगता है। आपको वो आपका ऑफिस निकाले तो आप कोर्ट में जा सकते हो, इतनी आसानी से आप निकलोगे नहीं। बिल्कुल अगर आपका प्राइवेटाइजेशन भी होगा तो आप उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हो, आपकी सैलरी सब कुछ जो है वो है सेव्ड बाय लॉ है। प्राइवेट कर्मचारी की कोई सेव्ड बाय लॉ नहीं। बिल्कुल अभी जो चाय देने आया था, आपकी जब मर्जी हो तब आप हट के उसको हटा दो, भगा दो, खत्म कहानी। तो भैया हर माँ बाप अपने बच्चे को एक सेफ लाइफ देना चाहता है। रिजर्वेशन। अच्छा क्रिकेट खेलने वाले के माँ बाप भी क्यों कहते हैं कि पढ़ ले? उनको पता है पढ़ाई ज्यादा सेफ है। माँ बाप दुश्मन नहीं है, वो ये चाहते हैं कि जब हम मरें तो इस चैन से मरें कि भैया हमारा बच्चा बाकी की जिंदगी अच्छी जी लेगा। अच्छे से। वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही संभव है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में संभव है, और किसी जॉब में संभव नहीं। हमारी कॉलोनी में सिर्फ एक इंटरनेट की कंपनी है, सिर्फ एक इंटरनेट की, पूरी सोसाइटी में वही इंटरनेट लगाता है। हफ्ते भर से, अभी उससे बात करके हफ्ते भर से इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो उसने मुझसे कहा सर ये दिक्कत है वो दिक्कत। मैंने कहा दिक्कत कुछ नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ ये है कि तुझे पता है दूसरी कंपनी नहीं आएगी। अभी यहाँ 2 कंपनी हो जाए, तेरा इंटरनेट कल आज अभी 1 घंटे में ठीक हो जाएगा। तुझे बस पता चल जाए कि हम तेरा तार निकाल के दूसरी कंपनी का तार लगा सकते हैं, अभी तू ठीक हो जाएगा। तू सिर्फ इसलिए ठीक नहीं हो रहा क्योंकि तेरी मोनोपोली है। तो आप बताओ आप कहां काम करना चाहोगी? जहां पे 1 कंपनी हो या 4 कंपनी हो, आपकी कंपनी है। आपकी अगर कंपनी है तो आप किस जगह काम करने में अच्छा फील करोगी? जहां एक सिर्फ कंपनी है, जहां 4 कंपनियां कंपटीशन कर रही हैं। सर कंपटीशन में आप नहीं कर रहे, आप वहां पे सर्विस लेना चाहोगी। काम आप वहीं चाहोगी जहां 1 कंपनी है, जहां आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। भाई आप ही बताओ आप क्यों ऐसा काम करना चाहोगी जहां इतनी सिरदर्दी हो? बिल्कुल। तो बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब में 100 सुविधाएं। अभी तो मैं सुविधाओं की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं। आप ये बताओ कि आपके घर में जब शादी होती है, एक आईपीएस एसपी आए और एक बिजनेसमैन आए। एसपी की सैलरी 1.5 लाख रुपए, बिजनेसमैन महीने का कमा रहा 15 लाख रुपए। ठीक है। वर्ड सुना आपने? रौला सुना? रौला एक वर्ड होता है, रौला होता है। किसका ज्यादा होगा, एसपी का या प्राइवेट बिजनेसमैन का? सर एसपी। एसपी का। जितने बच्चे उस शादी में आए हैं सब उस दिन एक बार आह भरेंगे कि ये है। हर माँ बाप एक बार आह भरेगा भाई ये बनना है। बिल्कुल बनना है कि नहीं? तो क्यों नहीं होगा यहाँ? इसीलिए इतनी डेस्परेशन है। अच्छा जो जॉब दे सकते हैं, जो थोड़े ठीक ठाक लोग हैं, सत्या नडीला, सुंदर पिचाई टाइप लोग, वो इस बवाल में रह के काम ही क्यों करेंगे? बिल्कुल। वो इस देश को छोड़ देते हैं। अभी जैसे आपने सुना होगा कि हमारे किसी नेता ने कहा, कईयों ने कहा, सबीर भाटिया ने भी कहा, कुछ नेताओं ने भी कहा कि दुनिया की कंपनियां तो जो है इनोवेशन कर रही हैं और भारत की कंपनियां स्विगी और ब्लिंकिट की डिलीवरी वाले ऐप बना रही हैं। सुना होगा आपने कि दुनिया में इनोवेटिव चाइना डीप सी। भाई जो इनोवेटिव दुनिया में कुछ बना सकता है वो भारत में रहकर नहीं बनाएगा। वो 50 गवर्नमेंट अप्रूवल और यहाँ पे अपना सिर नहीं फोड़ेगा। बिल्कुल सर। वो जाके विदेश में रहेगा। बिल्कुल रहेगा। आपने कभी डीएलएफ जैसी कॉलोनी देखी है? डीएलएफ के अंदर वो बिल्डिंगें होती हैं, एकदम चौड़ी रोड और गार्ड लगे हुए, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे ऐसे देश है जो पूरा देश वैसा है। मतलब आप कुछ मेरे स्टूडेंट कभी जाते हैं विदेश, वहां की वीडियो फोटो डालते हैं। अच्छा। तो आप देखोगे वो पूरा देश उतना सेफ सिक्योर है भाई। अच्छा। जहां पे लोग, बच्चा जब रोड पार कर रहा है तो लोग गाड़ियां रोक रहे हैं बिना रेड लाइट के। मुझे लोगों ने बताया विदेशों में जो सिविलाइज्ड कंट्री है, वहां जैसे कार जा रही हैं और बच्चे, स्कूल बस रुकी, बिना रेड लाइट के लोग कार धीमी कर लेते हैं। दिल्ली में करेगा कोई कार धीमी? अभी जरा सी डिस्टेंस में मेरा क्या हाल हुआ। इस जो अच्छा इनोवेशन कर सकता है, नौकरी प्रोड्यूस कर सकता है, वो इस देश में रह के नौकरी नहीं प्रोड्यूस करेगा। साफ सीधी बात। बिल्कुल।
मैं अगर अपने जॉब में बेस्ट हूं तो मेरी कोशिश ये रहेगी मैं विदेश चला जाऊं। इसलिए आप ये कोई भी समस्या सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत लंबा बोर्ड पे समझाना पड़ता है कि समस्या यह है कि दो तरह की जॉब है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब कोई करना नहीं चाहेगा। प्राइवेट जॉब में जो इनोवेटिव जॉब है जिससे मैं सच में कोई दुनिया को दे सकता हूं, वो मैं विदेश में जाके दूंगा। अच्छा आप ये बताओ, एक ये था जियो सावन था, एक ऐप था जियो सावन, एयरटेल का एक गाना ऐप था, एक सावन और गाना ऐप, गानों के ऐप थे, बंद हो गए। यूट्यूब प्ले चल रहा है, और वो कौन सा है जिसमें वो गाने सुनते हैं, स्पॉटिफाई। अच्छा स्पॉटिफाई, हाँ। इन्होंने हरा दिया जियो सावन को और एयरटेल को। आप ये बताओ इंडियंस ने किसकी तरफ से काम किया? जियो सावन इंडियन एप्स की तरफ से कि विदेशी एप्स की तरफ से? ना, विदेशी एप्स की तरफ से। जो अच्छे इंडियन इंजीनियर थे वो विदेश गए और उन्होंने उसके लिए काम किया, और यही होता ही है। अच्छा। अभी टेस्ला का वो आएगा, स्पेस एक्स, इंटरनेट और रिलायंस जियो, दोनों में लड़ाई होगी। बेस्ट इंडियन इंजीनियर किसकी तरफ से काम करेंगे? टेस्ला जो भारत छोड़ के विदेश जाए, वहां से वो यहाँ के। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ लो जब अंग्रेजों और मुगलों की लड़ाई होती थी तो इंडिया के जो सोल्जर, हैदर अली के जो बाप थे, वो फ्रेंच की तरफ से लड़े थे। बेस्ट इंडियन सोल्जर जो ट्रेन होते थे, अंग्रेज मुट्ठी भराए थे, यहीं के सोल्जर्स ने लड़ाई करी। जनरल डायर ने सिर्फ कहा था शूट, गोली गुरखा राइफल्स ने चलाई थी। मैं इसको ऐसे कोई डेरोगेटरी वे में नहीं कह रहा हूं, उनकी भी नौकरी थी। मैं कह रहा हूं आपका जो बेस्ट टैलेंट है, जो अगर बेस्ट है तो वो बाहर से आएगा। इसलिए यहां सरकारी नौकरी का क्रेज है, क्योंकि आपका प्राइवेट सेक्टर नौकरी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है वैल्यू की। और जब प्राइवेट सेक्टर नहीं वैल्यू की नौकरी प्रोड्यूस कर पा रहे तो लोग सरकारी नौकरी में ही जाएंगे। आप बताओ, आप एक अच्छे टीचर हो, आपको प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना हो, सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना हो, आप खुद बता दो कितनी सैलरी और कितनी मेहनत का अंतर है? बहुत सैलरी का फर्क है सर, और बहुत मेहनत का भी फर्क है। तो आप क्यों जो है फिर ऐसा करोगे कि जाके, अब आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि सरकारी नौकरी का क्यों क्रेज है? सर बट अगर एक लेवल से देखा जाए तो वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं, और लोग बार फॉर्म बहुत सबमिट करते हैं, और फिर सारे लोग मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो गांव से आते हैं, अपनी जमीन वगैरह वो सारी बेच के, और देन उनका वो नहीं हो पाता अडेम, तो फिर वो मतलब। अच्छा आप ये बताओ, बॉलीवुड में, फैमिली का प्रेशर होता है। बॉलीवुड में कितने स्ट्रगलर, मुंबई में कितने मूवी स्ट्रगलर रह रहे हैं? हजारों। क्रिकेट टीम में कितने लोग आना चाहते हैं? हजारों। नेता बनने के लिए कितने घूम रहे हैं? हजारों। किस फील्ड में, जिस फील्ड में रिवॉर्ड है उसमें कंपटीशन है। सर नेता बनने के लिए भले ही कंपटीशन है, बट वहाँ पे इतना फाइनेंशियल और फैमिली का प्रेशर नहीं रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर। जैसे जब यूपीएससी और एसएससी, इतने बड़े बड़े लेवल के जब एग्जाम्स को हम स्टडी करने जाते हैं, अपना घर परिवार और बहुत सारी, तो पेरेंट्स को समझाना चाहिए ना अपने बच्चों को। यार पेरेंट्स खुद ही बच्चे को कह रहे हैं कि सरकारी तिलक लगा के कि जा सफल होके आना। या फिर स्टूडेंट को भी ये सोचना चाहिए, जब इतने सारे वैकेंसी निकली, इतने सारे ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, तो फिर मैं क्यों इसमें अपने माता पच्ची करूं? नहीं तो ये तो फिर आप क्या उसको संघर्ष करने से डरा रही हैं? क्या युवा संघर्ष नहीं कर सकता? सर जब फॉर्म इतने सारे भर चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या पता, तो हम जीतेंगे उसमें। अंत तक जो सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की। सब रील बनी तो है, यही देखता है युवा। आपको कोई भी बड़ी चीज, भाई यहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं और एक आदमी को खाना मिलेगा, तो 2 ऑप्शन है, या तो 10 से लड़ूं मैं या भूखा रहूं, कौन सा ऑप्शन बेहतर है? तो मेरे को तो यही सिखाया जाएगा कि तू डर गया। अगर मान लो मैं कह दूं कि ठीक चल भाई मैं नहीं कर रहा हूं नौकरी की तैयारी, तो मैं डरपोक युवा हूं कि अकलमंद युवा हूं? सर मैं डरपोक हूं। फिर मैं बिल्कुल डरपोक हूं। तो फिर तो मेरे को डरपोक कहा जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसी मतलब कॉपी स्ट्रेटजी है जिससे, वो तो स्टूडेंट के बहुत सारी स्ट्रेटजी है, पर वो अप्लाई स्टूडेंट कर नहीं पाएगा। वो इतना ज्यादा 3-4 साल में उससे जुड़ जाता है। अरे आप वो छोड़ो, ये बताओ, हम दोनों लोग बैठ के यहाँ रोज लूडो खेलते हैं, रोज मैं आपको हरा देता हूँ, आपको बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप कसम खाओगे कि नहीं मुझे जीतना है? हाँ। सीखोगे भी उसे। हाँ। तो जो लूडो जैसे गेम जिसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा, उसमें आप इन्वॉल्व हो गए, तो वो अपनी नौकरी में नहीं इन्वॉल्व होगा यार। सर इसकी वजह से, जैसे मेरा अगर प्रॉपर मैं क्वेश्चन बोलूं अपना, तो बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर फैमिली का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, प्लस सोशल मीडिया का कंपैरिजन होता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड भी कर लेते हैं कभी कभार। तो उनके लिए हम क्या ऐसा मतलब कोई कॉपी की स्टडी टेक्निक बताए जिससे वो ये सारी चीजें ना करें? तो टेक्निक बस मेरी उनसे एक ही विनती रहती है कि जितना हो सके उतना इसके बारे में नॉन इमोशनल रहे। अब मैं प्राइवेट पर्सनल तो इवेंट नहीं बताना चाहूंगा। एक लड़की आई, एंड इफ दैट गर्ल इज लिसनिंग तो आई एम नॉट टेकिंग योर नेम, 3 दिन पहले आई। मैंने अपने गार्डों से बताया भी। बचपन में उसके फादर ने उसकी मदर का कुछ, उसको ऐसा लगता है मिसट्रीटमेंट में उसकी मदर की डेथ हो गई क्योंकि वो बच्ची थी। उसके मामा उसे पढ़ा रहे हैं।
अच्छा। मामा कह भी रहे हैं कि बेटा मेरी भी बहुत समाज है, मैं चाहूंगा कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। तो मेरी मामा कोई विलेन नहीं है, मामा उसको दिल्ली में रख के इतना पैसा किराया उसको। बिल्कुल। अब वो लड़की मुझसे बात करते समय 2 मिनट भी रोना नहीं रोक पा रही है। 3 दिन पहले की बात है, 2 मिनट भी वो रोना नहीं रोक पा रही। मैं उससे कितना कह दूं कि भाई तू अनइमोशनल हो जा। अब वो लड़की कहती है सिलेक्शन ही मेरा टिकट है यहां से बाहर। एक लड़की आई, उसके पिताजी जो है वो थे बीमार थे, उसके चाचा जो है उनकी जॉब छूट गई और बहुत सारी चीजें हो गई। अब वो लड़की कह रही है कि मेरे चाचा की जो है जॉब, मेरे चाचा ने केस कर दिया, मेरे पिताजी अस्पताल में है, मेरी माता जी बीमार है, अब मैं क्या करूं सर, ये जॉब ही है, यही एक सिलेक्शन है जो मुझे इसमें से निकाल सकता है। आप क्या कहोगी उस लड़की को? स्टूडेंट भी तो ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से। आपको मैं एक मूवी का सीन बताता हूं, साउथ इंडियन मूवी है, कहो तो मैं आपको क्लिप शेयर कर दूंगा आज। एक लड़की है, उसको पुलिस वालों ने घेर रखा है, पुलिस वाले मारना जा रहे हैं। एकदम से उसका फोन बजता है और उधर से वो बोलता है कि हम यूपीएससी से आईएएस से बोल रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो गया, आप आईएएस चाहती हैं कि आप आईपीएस चाहती हैं? तो लड़की अपना नाम लेके पता नहीं क्या शुक्ला कुछ करके कहती है आईपीएस। सारे पुलिस वाले उसे सैल्यूट मारते हैं। ये सपना है हमारे यहाँ युवा का कि इस देश के जंजाल से हमको ये नौकरी निकाल देगी। हम कैसे उससे कह दें कि क्या सोचो? ये तो समाज ने प्रेशर बनाए हुए, ना कोई और अपॉर्चुनिटी है, ना कोई और एवेन्यू है, ना कुछ और है। मैं कहता को तो मैं कहता ही हूं, मैं अभी कह दे रहा हूं कि भाई आप अनइमोशनल हो, ज्यादा इमोशनल न हो इस तैयारी के बारे में। बट इस समाज में कैसे संभव है? भाई आप ये बताओ, एक ऐसी नौकरी जिसको करने के बाद पूरी जिंदगी भर आराम है, उसके लिए कोई आदमी इमोशनल क्यों ना हो? इसमें भी जैसे स्टूडेंट जब भी मतलब ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो वो सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इसलिए क्योंकि उनकी ट्रांसपेरेंसी प्लस अकाउंटेबिलिटी से वो हैप्पी नहीं होते हैं। तो इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? देखो, दो चीजें हैं इसमें। एक तो है एसएससी की इस बार जैसी गलती। हुँ, पहली बात तो एसएससी जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर 1-1 हजार किलोमीटर दूर दे रही है, 19-19 सवाल गलत दे रही है। गलत सवाल पे 100-100 रुपए लेने की तुमको क्या जरूरत है यार? मतलब क्या बचकानी हरकतें हैं यार कि आप गलत गलत सवाल पे स्टूडेंट से 100-100 रुपए, क्या इसका क्या लॉजिक है? स्टूडेंट से इस तरह स्टूडेंट से पैसे, मतलब बात यह है कि जैसे मान लो एक रिक्शा वाला मुझसे लड़ रहा है हुँ, और वीडियो कैमरा ऑन है। ठीक है, अब रिक्शा वाला लड़ रहा है, ठीक। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रही है उस पे। बिल्कुल, तो मेरे को क्या करना चाहिए? शांत पहली बात रहना चाहिए। नहीं, हाँ, पहले तो उसे गाली गलौच नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मैं गाड़ी में हूं और वो रिक्शे पे है। उसी तरह एसएससी और स्टूडेंट का भी कंपैरिजन सीधा यही है। आप स्टूडेंट से 100-100 रुपए क्यों ले रहे हो यार? 100-100 रुपए लेके आपकी एसएससी चल रही है। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन 19-19 सवाल आप गलत डाल रहे हो, एक सेकंड में 19-19 सवाल आप गलत डाल रहे हो। तो मेरा एसएससी, एक तो ये गलती होती है जो एसएससी ने कर दी, ठीक है, इस पे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट वाजिब है, बिल्कुल है। वरना हर साल स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, बस हमारी आपकी नजर में नहीं आता है। सर अभी मैं आपको मोबाइल में दिखाऊं, मेरे कितने ओल्ड स्टूडेंट हैं, बहुत सारे इधर उधर के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वहां आंदोलन, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाइए। इतनी डेस्परेशन में आंदोलन ही होंगे, इतनी डेस्परेशन है नौकरी की कि हर के बाद आंदोलन होता है, हर साल आंदोलन होता है। जिसको मेरी बात पे ना विश्वास हो, मेरे से संपर्क करें, मैं अगले 1 साल के आंदोलन उसे भेज देता हूं, अगले 1 साल के। और ये भी मैं बता दूं, जिस दिन एसएससी ये सारी डिमांड मान लेगी, उस दिन ये जो जिनका ये वाला अटेम्प्ट खराब हुआ है ना, वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए कोई आंदोलन कर रहा है, कोई कह रहा है यूपीएससी में से सीसैट हटा दो, उसके लिए आंदोलन चल रहा है। कोई कह रहा है एग्जाम आसान लो, उसके लिए आंदोलन चल रहा है। कोई कह रहा है सीसैट के सवाल आसान होने चाहिए, उसके लिए आंदोलन चले। तो खाली यूपीएससी के आंदोलन है। हमारे कॉलेजों में चले जाओ, यूनिवर्सिटीज में, ये डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, परमानेंट आंदोलन चलता है। कभी हॉस्टल के लिए आंदोलन चल रहा है। एक बार जेएनयू में एक वीसी ने कहा कि यहाँ पे रात भर दुकानें नहीं खुलेंगी, तो स्टूडेंट आंदोलन में स्टोव लगा के चाय बना के बेच रहे हैं। मेरे स्टूडेंट ने बताया कि वो स्टोव लगा के चाय बना के, आंदोलन तो चलते रहेंगे। बात यह है कि इस बार वाला आंदोलन थोड़ा ज्यादा लेजिटिमेट है, काफी ज्यादा लेजिटिमेट है। सर अभी स्टूडेंट मतलब बोल रहे हैं कि एसएससी वालों ने अपना जो एग्जाम था वो कैंसिल नहीं किया, उन्होंने बोला कि वो रीटेस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट के लिए कितना फेयर है? प्लस उनका इसमें एक और क्वेश्चन है कि जो जिस तरीके से अभी आपने क्लियर किया कि अभी वो मतलब जो एसएससी वालों की गलती है, 19-19 क्वेश्चंस उन्होंने गलत दिए। तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, चेंज होनी भी चाहिए। तो गवर्नमेंट मतलब जो सिस्टम है अपना, मतलब जैसे हमें गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, अभी जैसे बीजेपी की है, लेकिन हमेशा सवाल यही रहता है रिजर्वेशन का
ठीक है। क्योंकि वैकेंसी की वजह से। तो गवर्नमेंट हमारे पर कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी? गवर्नमेंट जैसी होनी चाहिए वैसी है। तो फिर तो जैसे हम है वैसी गवर्नमेंट है। जैसे हम है, गवर्नमेंट को भी पता है कि तुम्हें नौकरियां क्यों चाहिए। एसएससी को भी पता है कि आपको ये नौकरियां, एसएससी को पता है आपको यहाँ देश बदलने के लिए नौकरी नहीं करना चाह रहे हो। अपने लिए। जिसको देश बदलना हो एनजीओ खोल लेगा, कोई टेक्नोलॉजी बनाएगा। एसएससी को भी पता है, वो भी उसी प्रोसेस से गुजरे हुए हैं कि तुम कितना देश बदल लोगे। जैसे बहू आती है और सास से बातें करती है ना कि मैं अपने पति की सेवा करूंगी, तो सास जानती है तुम कितनी सेवा करोगे, पता है मुझे, तुम यहाँ क्यों ये ड्रामा कर रहे हो, सब हमें पता है। तो एसएससी वालों को अच्छे से पता है, इसीलिए वो इतने ज्यादा वो नहीं है। इतनी बड़ी नौकरी के लिए इतना समस्याएं चलती हैं। इसके बाद जिंदगी भर आराम ही तो है, इतना भी संघर्ष नहीं कर सकते। ये है बात, इसलिए उनको भी कोई बहुत ज्यादा सिंपैथी नहीं। और दूसरी बात आपको रही एग्जाम कैंसिल करने की, तो मैं गुजारिश करूंगा लोगों से कि ये बहुत ज्यादा इसकी इच्छा ना रखें। स्टेट पीएससीज में जरा सी केस, कोर्ट केस में एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, तो 5-5 साल एग्जाम कैंसिल रहते हैं। बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे जरा सी बात पे पीएससी एग्जाम कैंसिल, रिजल्ट होल्ड करवा देती है कोर्ट। यूपीएससी ने कोविड में भी यूपीएससी एग्जाम करवाया। क्यों? एक बार एग्जाम पोस्टपोन होगा तो ये फिर प्रथा बन जाएगी, अगले चेयरमैन पे और प्रेशर पड़ेगा कि उसने एग्जाम कैंसिल कराया था, वो बहुत महान था, तुमने नहीं कराया। ये प्रथा हो जाएगी। आपका बच्चा अगर मोबाइल मांग रहा है और आप उसे एक बार दे देंगी तो अगली बार दुगने जोश से मांगेगा। तो बात है, अगर एसएससी इस तरह एग्जाम कैंसिल करने लग जाएगी तो एग्जाम ही कैंसिल होते रहेंगे। कोर्स करेक्शन इज ओके, बहुत ज्यादा प्रेशर हो तो करना भी पड़े तो वो भी ठीक बात है, पर इतनी ईगरनेस कि हमने एक बार डिमांड उठाई और एग्जाम कैंसिल कर दो, ये होगा। तो एग्जाम कैंसिल की अगर प्रथा चल गई तो भाई साहब 5-5, 10-10 साल वैकेंसी नहीं निकलती है। स्टेट पीएससीज में यही होता था। 80s 90s में जब बहुत सारे समस्याएं आती थी तो लोग पीआईएल लगा देते थे। पीआईएल तो तब शायद नहीं था, तब जाके केस लगा देते थे। पीआईएल छोड़ो, केस लगा देते थे। अच्छा। तो पीएससी को एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ता था। अच्छा। तो लोग इतने जोश में आ गए कि जिसको नहीं समझ में आया, भाई आप एक एग्जाम में 10 लोग हैं, एक नौकरी है, तो 9 लोगों में कम से कम 5 तो ज्यादा संतुष्ट होंगे, गुस्सा होंगे। भाई यहाँ पे 10 लोग हैं, आपको 1 कप चाय देनी है, तो 9 तो नहीं पाएंगे। उन 9 में 4 ऐसे होंगे जो उग्र होंगे, तो वो करने लग जाएंगे आंदोलन, चले जाएंगे कोर्ट, और फिर एग्जाम ही पोस्टपोन होते रहेंगे। तो एसएससी का भी ये साइड है कि अगर हम इतनी आसानी से एग्जाम पोस्टपोन करने लग जाए तो एग्जाम ही पोस्टपोन। आप बताओ, गवर्नमेंट ये बनाए फ्लाईओवर, तो जो ढाबे वाले होते हैं वो आंदोलन करते हैं कि नहीं, जिनके ढाबे के बगल से फ्लाईओवर, तो क्या गवर्नमेंट रोक दे? जब मेट्रो बनी थी तो ऑटो वाले भी तो आंदोलन कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूं किसी का आंदोलन सही गलत है, एसएससी के लड़कों का आंदोलन एकदम सही है, पर इतनी जल्दी एसएससी मानेगी नहीं। अगर वो इस तरह इतनी जल्दी पोस्टपोन कराने लग जाएगी तो फिर ये प्रथा शुरू हो जाएगी। ऐसा भी होगा। ये सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम के लिए भी होता है। यूपीएससी एसएससी वाले, यूपीएससी जो मेंस के आंसर होते हैं उनकी कॉपी नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? अरे अगर आप कॉपी दे दोगे, यार इनके 10 नंबर है, सिलेक्ट हो गए, मेरे 8 नंबर है, मैं कह दूंगा बताओ कैसे इनके 10 है मेरे 8 है, सिमिलर तो आंसर। वो भी फिर कोई कभी प्रूव ही नहीं कर पाएगा। लंबी प्रोसेस चली जाएगी। लंबी प्रोसेस छोड़ो, आप प्रूव ही नहीं करा पाओगे। भाई मान लो इन्होंने मोदी जी की तारीफ लिख दी, हो सकता है अच्छी लिखी हो, मोदी छोड़ो करंट अफेयर्स की, मोदी जी की तो नहीं पूछते हैं उसमें। मान लो पूछ दिया बेनिफिट्स ऑफ जन धन योजना, इन्होंने कुछ ज्यादा बेनिफिट लिख दिया, मैंने कम बेनिफिट लिख दिया, और मेरे को कम नंबर मिले, तो मैं तो कितना बवाल खड़ा कर दूंगा कि इनको नंबर ही इसलिए ज्यादा मिले क्योंकि इन्होंने मोदी जी की तारीफ कर दी। फिर वो बात कहीं की कहीं भी जा सकती है। बिल्कुल। मेरा कहना है कि जो एग्जाम ले रहे हैं उनका भी एक सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स। इतनी बेवकूफी जो करी है ये वाली गलतियां न करें, बाकी तो आंदोलन तो छोटे मोटे चलते रहेंगे। ये इस बार हो गया ज्यादा, इस बार उन्होंने बहुत सारी गलतियां एक साथ कर दी। अच्छा, आप ऑब्जेक्टिव टाइप में 19 सवाल गलत दे रहे हो यार, ये गलत है। इस बार यूपीएससी में भी 3 सवाल जो है यूपीएससी ने हटाए। अच्छा। काफी उसमें उनकी भद्द पिटी। अच्छा। हाँ, काफी बेइज्जती हुई, पर उस पर उतना आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। यूपीएससी के स्टूडेंट भी थोड़े ज्यादा मैच्योर, थोड़े कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं, उम्र में ज्यादा होते हैं, और इतना वो ज्यादा ऑर्गेनाइज हो नहीं पाते। हाँ, पेशेंस काफी लेवल काफी पिट चुके होते हैं। अभी इधर थोड़ा ज्यादा जोश है ना, तो होता ही है ये। इट इज नेचर ऑफ सच बिग एग्जामिनेशन सिस्टम। जब तक आपका देश इन एग्जाम सिस्टम्स में रहेगा तब तक इन सब के लिए अभी और तैयार रहे। अभी तो ये शुरुआत है। अभी आप अगर जिस तरह हम लोग चल रहे हैं, 10 साल बाद आप देखिएगा इन एग्जाम्स पे दंगे होंगे। इन एग्जाम्स पे आप ये तो जाट प्रोटेस्ट हुआ, किसी भी जात से आप पूछ लो जाके, किसी भी जाति से आप पूछो जाके कि तुम्हारी जाति ने इतिहास में क्या उखाड़ा, क्या किया, आपको खूब लंबी लंबी हाकेगा। बिल्कुल बताएंगे। किसी मुस्लिम से पूछ लो तो हमने 800 साल राज किया। राजपूत से पूछ लो तो जो झुके ना वो राजपूत। जाटों से पूछ लो तो जाटों ने तो बहुत ही, गुर्जरों से तो गुर्जर सम्राट, ब्राह्मणों से पूछ लो तो वो तो वैदिक काल से वो चला ही रहे। ठीक, भूमिहारों से पूछ लो तो वो भी कभी झुके नहीं, सबका इतिहास है। राजभरों से पूछ लो तो सुहेल देव सबके। रिजर्वेशन मांगते समय ये सब दबे कुचले हैं।
रिजर्वेशन का ये सब पूरी बेशर्मी के साथ इंटरनेट पे अपनी गाड़ियों पे ये लिखवाएंगे और रोड पे रिजर्वेशन मांगेंगे तो हम दबे कुचले हैं। क्यों वो अपने आप को दबा कुचला कहते हैं? जब इतनी प्राइडफुल हिस्ट्री है तो अपने आप को दबा कुचला क्यों कहते हैं? नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरियों का प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका है इस देश में, सरकारी नौकरी का। वही एक तरीका है यहां इस देश के इस रैट रेस से निकलने का, तो उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लोग अपने माँ बाप को जो है, अपने पूर्वजों जिन पे वो गर्व करते हैं, उनको भी दबा कुचला, उनको भी ये बताने को तैयार हैं कि वो गरीब थे, दबे कुचले थे। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन चाहिए। रिजर्वेशन क्यों चाहिए? नौकरी। अगर इस देश से सरकारी नौकरी का कल्चर हट जाए तो कास्ट डिस्कशन कल खत्म हो जाए। कास्ट डिस्कशन 99% सिर्फ नौकरी के चक्कर में होता है। अच्छा। एक अपर कास्ट सिर्फ इसलिए कहता है कि कास्टिज्म पास्ट में नहीं था, क्योंकि उसको लगता है मेरे कहने से हो सकता है कल को रिजर्वेशन घट जाए और नौकरियां सबके लिए खुल जाए। बिल्कुल। लोअर कास्ट वाला इसलिए हर चीज बढ़ा चढ़ा कहता है 3000 साल हमको पानी नहीं पीने दिया गया तालाब में से, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो कल को हो सकता है ये रिजर्वेशन ही हटाने की बात कर दे। सारा डिस्कशन रिजर्वेशन को लेके है। कोई इसमें इंटरेस्टेड, एकेडमिक कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि इसे पूछ भर लो, मनुस्मृति पढ़ी, किसमें क्या लिखा, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, किसी ने कुछ भी नहीं, सिर्फ सारा डिस्कशन नौकरी के लिए। स्लोली एंड स्लोली वी आर टर्निंग इनटू अ कंट्री वेयर जॉब इज द एम, नॉट द सर्विस। बीएसएनएल के सिम से किसी को मतलब नहीं है, सबको बीएसएनएल की जॉब से मतलब। बिल्कुल। बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन किसके भले में किसके नुकसान में कोई मतलब नहीं, पर होगा नहीं, क्योंकि कर्मचारी कहेगा हम नहीं काम करेंगे। तो स्लोली एंड स्लोली जॉब की इतनी ज्यादा डेस्परेशन बढ़ रही है, इतनी डेस्परेशन बढ़ रही है कि आप उसको, वो बढ़ता ही जाएगा। ये अभी तो ये छोटा आंदोलन है, कुछ नहीं है। अभी देखना, अभी तो हर एक क्राइसिस, कोविड आया और सरकारी नौकरियों का चार्म बढ़ा। अब आप ये बताओ, कोविड में एक पुलिस वाला रोड पे रेहड़ी लगाने वाले को भगा रहा था कि कोविड है, ठीक। हाँ। रेहड़ी वाला वहां क्यों रेहड़ी लगा रहा है? अपना घर चलाने के लिए। पुलिस वाला वहां क्यों रेहड़ी वाले को हटवा रहा है? वो भी अपना घर चलाने, अपना घर चलाने के लिए। बिल्कुल। एक को घर चलाने की आजादी, एक को नहीं। तुम ये बताओ कि जब तुम आए यहां रेहड़ी हटाने, तो तुम देश के लिए तो अपनी तनख्वाह के लिए आए हो रेहड़ी हटाने। तो मैं भी तो अपनी तनख्वाह के लिए बैठा हूं। तुम अपनी तनख्वाह के लिए रोड पे भारत भर में घूम सकते हो, तुम्हें नहीं वो है। और मैं 3-3 महीने दुकानें बंद रही। तो भैया हर रेहड़ी वाला अपने बच्चे से कहेगा तुझे ये करना है, तू रेहड़ी नहीं लगाएगा। बिल्कुल होगा। करोल बाग में एक जैन इंस्टीट्यूट है, जैनों का। सुपर रिच स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाया वहां, सुपर रिच स्टूडेंट्स। अच्छा। सबके माँ बाप कहते हैं कि सरकारी अफसर बन। उन्होंने देखा है कि एक जरा सा सरकारी कर्मचारी, एक हवलदार आ जाए तो पूरी दुकान बंद कराने की हिम्मत, बिल्कुल करा देता है। आपके अगर अंदर एक हवलदार घुसता चला है, आपके गार्ड की हिम्मत नहीं हवलदार को रोकने। बिल्कुल नहीं है। आके आपसे पूछेगा क्या डिस्कशन चल रहा है, आपका मोबाइल, आपका एक नोट्स देखेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। उस दिन आप कहोगे कि मेरा लड़का भी ये करेगा। तो इस देश में ये कल्चर अभी और बढ़ेगा। अभी तो आप शुरुआत में, अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी तो पूरा आइसबर्ग जमीन से पानी में से निकलेगा, तब आपको पता लगेगा। सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा। हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, फिर भी वो नेताओं के अंदर में काम करते, चाहे वो संसद हो चाहे विधायक हो, उनके अकॉर्डिंग हमारी चॉइसेस क्यों बदल जाती हैं? किनके अकॉर्डिंग? नेताओं के। हाँ। क्योंकि नेताओं के पास पावर है, देश चला रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग तो बदली जाएंगी। मतलब बदलती क्या है, हम नेता चुनते हैं अपना, हम अपना नेता चुन रहे हैं, तो नेता पे पावर है ना भाई। आप ये बताओ, यही अमित शाह जी थे, इनको लोग पता नहीं क्या क्या वर्ड बुलाते हैं कि उनको तड़ी पार कर दिया। आज देखो जब वो संसद में खड़े होकर बोलते हैं तो दूसरे वही सांसद कहते हैं हमको तुमसे डर लगता है। आपने जिसको पावर पे बिठाया, डेमोक्रेसी में अपने गिरेबान में झांके, अपने गिरेबान में झांके। अभी तीसरा तो इसका पार्ट आया नहीं, जुडिशरी, वो एक तीसरा है, वो और इनसे भी आगे है। ठीक है। तो 3 लोग मिलकर देश चलाते हैं, एक नेता, एक अफसर और एक जज। तो वो तीनों लोग जो चला रहे हैं, उसमें नेता हम चेंज कर सकते हैं, हम इंश्योर करते हैं नेता हमारे जैसा हो, जितना हमारी जो समस्याएं हैं वो हो। अब आप देखो कि ये बिहार में भी डोमिसाइल लगा दिया कि बिहार के बाहर की नौकरी नहीं देंगे। तो सरकारी नौकरी इतना बड़ा इशू है कि धीरे धीरे इससे देश चलेगा। अभी तो इससे उतना नहीं चल रहा है, पर चलेगा इससे देश, इसी से देश चलेगा। और ये उन रेयर देशों में है जहां पे गवर्नमेंट का भी सारा फोकस नौकरी पे है, उससे क्या सर्विस प्रोड्यूस हो रही, उससे नहीं। बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा देश नहीं हो सकता। आप बताओ, आपका सपना, जिसका भी सपना यहां बाहर जाने का है, जिसका भी पूछ लो जाके 100 लोगों से, कैसे देश में आप जाना चाहते हैं, बसना चाहते हैं खुशहाल, जहां सरकारी नौकरियां ज्यादा है या जहां प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है? अमेरिका, यूरोप,
स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, कहीं जाके जहां बसे थे, हर जगह वहां प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बड़ा है। वहाँ पे अच्छा। हम लोग उस सिस्टम में, आप एसबीआई में जाना नहीं चाहोगे, एसबीआई में नौकरी दे तब आप जाओगे, बिल्कुल। एसबीआई में जाके नहीं। तो ये प्रॉब्लम, अब इसका कुछ ये सॉल्व होगी भी नहीं, बिकॉज वी आर सिंगल इशू वोटर्स। इसको जो इसको सॉल्व करेगा गवर्नमेंट, जनता ही उसको हटाने में तैयार आ जाएगी। तो ये काफी एक उलझी हुई समस्या है, उसका सॉल्यूशन लंबा है वो कभी। सर, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते तो सबसे पहले आप क्या एजुकेशन सिस्टम में चेंज करते? वैसे तो मैं कर ना पाता, मैं बोले दे रहा हूं, मैं बोल के बताए दे रहा हूं आपको, पर ये जान लीजिए मैं जैसे ही ये करता तो अगले दिन मैं जो है हट जाता। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आप करते ही कुछ ऐसा स्टूडेंट नहीं करने की बात नहीं है, बात यह है कि मैं जैसे ही करता मैं तुरंत हट जाता। पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर कुछ कर नहीं सकता है, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। बात एजुकेशन की फेलियर नहीं है ये भाई। एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा थोड़ी कर सकता है कि वो प्राइवेट जॉब बढ़ा दे। एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा तो नहीं कर सकता है भाई। आपको मैं बताऊं, ट्विटर पे एक आया था कि एक कंपनी जो है, अच्छा आप ये बताओ, आपको एक कंपनी खोलनी है, आप अगर एक टियर 2 शहर में एक कंपनी खोल लो तो आपकी कंपनी चलेगी? किसी दिन कोई पुलिस वाला आ जाएगा, रोड खराब है, कोई आपकी जमीन लूटे ले रहा है, कोर्ट आपकी जमीन नहीं छुड़वा पा रही, 100 समस्याएं हैं। तो दिक्कत है एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन की उतनी बड़ी समस्या नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही लोग जाके अमेरिका में झंडे गाड़ तो रहे हैं, एजुकेशन की समस्या ही नहीं है भाई। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और हजारों इंजीनियर्स इसी एजुकेशन सिस्टम से निकल के तो अमेरिका, और कितने सीईओ हैं वो जो है अमेरिका में वो कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम एजुकेशन मिनिस्ट्री की है ही नहीं। जो एजुकेशन में समस्या है वो बाद में अपनाएंगे, पर आप अगर इस समस्या को एजुकेशन से जोड़ो, एजुकेशन की समस्या नहीं है। मैं कई बार, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, एजुकेशन इज नॉट दैट बैड। आप उस एजुकेटेड आदमी का इस्तेमाल क्या कर रही हो भाई? ये बताओ, मेरा एक छोटा भाई है, वो पढ़ लिख के आया, ठीक, अब मैं उसका बहुत बुद्धिमान है वो, अब उसकी बुद्धि में हो सकता है कि अपने बिजनेस में उसको इन्वॉल्व कर लूं, उससे घर में बहुत अच्छी चाय बनवाऊं, उससे कहूं भाई तू ये कमरा बहुत सुंदर कर दे। उसकी बुद्धि मैं कहां इस्तेमाल कर रहा हूं? इतने इतने पढ़े लिखे लड़के, आप उनको कह रहे हो कि बैठ के याद करो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर उसका टेस्ट लेंगे, फिर तुमको नौकरी दे देंगे, उसमें तुम चिल करना। तो आप उसका इस्तेमाल क्या कर रही हो भाई? आपके पास एक ट्रक है और एक फरारी है, ट्रक से आप मेहमान को लेने भेज रही हो, फरारी से आप कोयला उठाने भेज रही हो। तो आपके पास, अब आप कह दो इन कारों में क्या चेंज हो, कारों में नहीं, आप अपने में चेंज करो ना। बिल्कुल। अब आप उन ड्राइवरों से, एजुकेशन मिनिस्टर तो ड्राइवर है, तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कोई समस्या नहीं जो अभी की बहुत बड़ा है। बहुत सारी समस्याएं, अगर अपन देखें तो उसमें बहुत सारी समस्या। एजुकेशन मिनिस्टर सिर भी फोड़ ले तो वो सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर सकता। एजुकेशन मिनिस्टर अगर सिर फोड़ ले, अपनी सिर पे खड़ा हो जाए उल्टा, तो भी वो आपके सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर सकता। ऐसा भी होता है? नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? वो सैलरी बढ़वा दी उसने, वो करा दिया, सब सरकारी स्कूल बड़े बड़े, उनमें अभी चलो कुछ में एक आध में छत गिर गई, वो ठीक बात है, वो एजुकेशन की समस्या नहीं है। बिल्कुल, वो एक कंस्ट्रक्शन की समस्या है, वो एक ठीक बजट उसका भी होगा, प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा ही बजट होगा उसका, पर वो टीचर को नहीं दिख रहा है। वो जो टीचर वहां, मैं आपको सच बता रहा हूं, स्वेर, मैं आपको प्रूफ तो नहीं दे सकता, मेरा दोस्त है, उसकी बड़ी बहन पढ़ान टीचर, नया नया टीचर, बड़ा जोश में रहता है। हेडमास्टर ने उससे, मैडम ने उससे कहा, उस लड़की से, मेरे दोस्त की बड़ी बहन से, इन बच्चों को इतना पढ़ाओ कि ये जो है जाके जब काम ढूंढने जाए तो रेलवे स्टेशन का नाम देख के उतर सके वहां। मैं एक आपको वीडियो भेजूंगा, है बड़ा फेमस, उसमें बच्चे बैठे हैं और एक मेल टीचर एक फीमेल टीचर को गालियां ऐसे बक रहा है, बक, बक करके गाली बक रहा है, अगला वर्ड गाली है, बड़ा फेमस होगा, देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने, ऐसे कर रहा है बक, और एक गाली बक रहा है, और मैडम कह रही, उसने कुछ, मैडम ने उसकी अटेंडेंस में वो लगा दिया एब्सेंट। अच्छा। तो मेल टीचर फीमेल टीचर को बच्चों के सामने बैठ के गालियां दे रहा है। उनके लिए बच्चे कुछ है ही नहीं। एक वीडियो है उसमें मैडम अब बच्चों से कह रही है कि तुम्हारे माँ बाप यहाँ तुमको मिड डे मील खाने भेजते हैं। मेरा तो ये कहना है भैया, ये सारे स्कूल बंद करके इतना जितने इन पे खर्चा करते हो, इसका 1/10 किसी प्राइवेट स्कूल को दे दो, वो अच्छी एजुकेशन देगा। बिल्कुल देगा। और उन्हीं प्राइवेट स्कूलों के बगल में किचन खुलवा दो, जिस बच्चे को भूख लगे वो आके इस किचन में खा ले। 1/10 बजट में आपका काम हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा। मेरे पार्क में, हमारे घर के पास राजेंद्र नगर में पार्क है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे साथ खेलते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के सामने बात नहीं कर पाते, इंफीरियर फील करने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल इंफीरियर फील करते हैं वो। आप एक 5 प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चे को सामने बात नहीं करा सकते हो।
तो इसमें एजुकेशन मिनिस्टर क्या एक टीचर के अंदर घुस के उसका साइकोलॉजिकल चेंज करे? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल भाई एजुकेशन मिनिस्टर ने दिल्ली में आपसे कह दिया पॉडकास्ट लो, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आपको पता है सैलरी मिलेगी, आप पॉडकास्ट ही नहीं ले रही हो, और आपके जैसे हजार हैं। हजार नहीं है सर, बहुत कम हैं, लाखों हैं। बिल्कुल है। मैं ये कह रहा हूं बहुत समस्याएं हैं, हजार उसके सॉल्यूशन है, पर आपका वो अभी दिक्कत नहीं है। आपने मेरे को बाइक दी एक, ठीक, और कहा कि मेरे से जाओ मेहरौली से एक सामान ले आओ। 2 दिन से सामान नहीं आया। आप क्या बाइक तो उससे अच्छी बाइकें हैं, आप मेरे को हायाबुसा भी दे सकती हो, बट मेरा इलाज बाइक में भी नहीं है। मेरा इलाज है कि मेरे ऊपर अकाउंटेबिलिटी, तो वो जो है उसके हैं बहुत सारे, आप उसकी वो हो ही नहीं पाएगा। जैसे कहीं कोई एक यूट्यूब पे कोई कह रहा था, बड़े पर्सनालिटी हैं, शायद प्रसून जोशी कोई कह रहा था कि भारत जब आजाद हुआ तो भारत में बहुत सारी सर्विसेज बनी, आईएएस बना, आईपीएस बना, इंडियन एजुकेशनल सर्विस बननी चाहिए थी, भारत बहुत अच्छा हो जाता। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी है तो करता तो है, पीसीएस से तो सिलेक्ट होता है, तो उसने कौन सा देश बदल दिया? आप ये बताओ, अन्ना हजारे केजरीवाल लोग लोकायुक्त मांग रहे थे, एक लोकायुक्त था, कहते करप्शन खत्म कर देगा। लोकायुक्त बन जाता तो एक और करप्शन की लेयर खड़ी हो जाती। बिल्कुल। एजुकेशन मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, इट इज सच अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिसको समझाने में ही बड़ा टाइम निकल जाए। बिल्कुल सर। तो वो इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर आप कोई भी रख लें, उसका कोई फायदा नहीं। सर, अगर कोई स्टूडेंट 12th से ही या ग्रेजुएशन से ही यूपीएससी की तैयारी करना चाहे तो वो कैसे और कब स्टार्ट कर सकता है? वो कर तो जब मर्जी सकता है, 12 से कर ले, 10 से कर ले। उसको सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके सोर्स पता होने चाहिए। कुछ बुक्स हैं, बेसिक बुक्स, उनको पढ़ना होता है। अच्छा। और बड़ी अनइमोशनल, सबसे पहले तो भैया अनइमोशनल तैयारी करो। ये तुम रील देख के अपने माँ बाप और अपने खानदान की किस्मत बदलने वाली तैयारी करोगे तो कर नहीं पाओगे। आई हैव नेवर सीन अ स्टूडेंट विद इमोशनल बैगेज टू क्रैक दिस एग्जाम। एग्जाम के बाद वो झूठ बोलता है तो आपको इमोशनल लगती है। वो एक मूवी आई थी, कौन सी, 12वीं पास फेल जो भी थी, 12th फेल। मैं उन टीचरों से मिला हूं जिन्होंने उनको पढ़ाया था। 99% स्टोरीज फेक, झूठ स्टोरी है, झूठ है वो। कभी वो आए उनको रील भेजवा भी देना, जो भी उन्होंने बनाई थी फेक है वो। जहां से पढ़े तो उन्होंने उसकी जगह दूसरा नाम बता दी, मतलब लगी पूरी स्टोरी है। आपने 10वीं कैसे पास किया है आपका दिल जानता है। बिल्कुल। अभी 10वीं फेल लड़का ले आओ, आप उसको ऐसा उच्च कोटि का ज्ञान दोगी जो आपने नहीं किया था। बिल्कुल। और आपके माँ बाप सुनेंगे तो उनको हंसी आएगी कि अबे ये क्या बता रही है, बिल्कुल। इसने तो सब कुछ किया ही नहीं follow नहीं किया, खुद। ये तो फरवरी तक तो पढ़ी नहीं है, तो अब बता रही है यार कि जुलाई में ये सिलेबस करना चाहिए। तो भैया पहली बात तो ये सब ये अनइमोशनल सी तैयारी करें। एग्जाम है ये कोई जिंदगी बदलने का है, मगर इसको उस तरह न ले कि कोई आपके माँ बाप और पूर्वजों का आप पे डेट है कि सब कुछ नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, अनइमोशनली सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखें और बुक आइडेंटिफाई करें कौन कौन सी पढ़नी है, उन बुक्स को पढ़ना शुरू करें। स्टार्ट रीडिंग दोज बुक्स अनइमोशनली। उनको समझें, बहुत सारे सोर्स हैं, उनसे उनको पढ़ें, समझें। एक बार उसे पढ़ लें तो उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करें। अच्छा। बुलेट पॉइंट्स में सोचना शुरू करें। जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि भारत का एक्सपोर्ट कम क्यों है, तो मेरे को आप 8 से 10 पॉइंट बताएं क्यों है। अच्छा। लंबी बात नहीं। मैन्युफैक्चरिंग इज पुअर, लॉजिस्टिक कॉस्ट इज हाई, पॉलिसी पैरालिसिस, ये भी कोई बहुत अच्छा वर्ड नहीं बट चलो, पॉलिसी पैरालिसिस। फिर उसके बाद ओवर रेगुलेशन, नो सिंगल विंडो सिस्टम, इस तरीके की लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, इस तरीके की प्रॉब्लम चुपचाप बतानी शुरू करें। हर चीज पर पढ़ने के बाद 8 से 10 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। आपने गांधी जी की जीवनी पढ़ी तो आपसे मैं पूछूं कि गांधी जी के तरीके क्या थे अंग्रेजों से लड़ने के, तो गांधी जी महान थे कि नहीं महान थे बाद की बात है। 10 तरीके बताएं गांधी जी क्या करते थे। नॉन कोऑपरेशन क्या है, सिविल डिसोबीडियंस क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्या है, ये जितने भी ये पूरे 8-10 तरीके हैं, पूरा गांधी पे तो वो है। आइडियोलॉजी क्या है ये बताएं। गांधी जी का कास्ट के बारे में क्या विचार था। अंबेडकर पे आपसे सवाल पूछा तो अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, भारत की अब दलितों की जिंदगी चेंज करी, ये नहीं। अंबेडकर की 3 पॉलिटिकल पार्टी 1936 में ये बनाई, फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, फिर रिपब्लिक पार्टी, फिर ये बनाई इंडिपेंडेंट लेबर लीग। उनके न्यूज़पेपर, उनके आंदोलन, ये याद होने चाहिए। बड़ा अनइमोशनल सी तैयारी है, बहुत ही अनइमोशनल। इमोशन का इसमें जहां पे भी इस्तेमाल होगा तो मामला चले ही जाएगा। मतलब इमोशन का तो ये हाल है कि अभी आप इस कुर्सी पे बैठी हुई हैं, पैर उठा के, मैं ऐसे करके पैर उठा के इस कुर्सी पे 2 घंटे बैठ सकता हूँ, ठीक, कोई मेरे को इमोशन नहीं है। इसी कुर्सी को आप 10वीं फ्लोर की सीढ़ी उस पे लगा दो, दीवार पे,
इतना ही बैलेंस मैं नहीं बना पाऊंगा, इतना ही बैलेंस बनाने में मेरा पसीने छूट जाएंगे, बिल्कुल छूट जाएंगे। क्योंकि यहां पे मैं अनइमोशनली बैठा हूं। थोड़ा अनइमोशनल होके ये तैयारी करें, ज्यादा चांस है। और तैयारी करते समय 1-2 साल बाद ये भी समझ लें, तैयारी करते करते, कि आप एक ऐसा एग्जाम जिसमें 10 लाख लोगों में 1000 नौकरियां लगनी है, तो 9,99,000 का दिल टूटना है। तो दिल टूटने पे थोड़ा जो है इसको अनइमोशनली ले। जैसे अगर आपको गुंडा बनना है और आपको पिटने से डर लगता है तो आप बन नहीं सकते, पिटने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपको क्लास में मैडम कह रही है कि कान पकड़ के खड़े हो जाओ, तो बेशर्मों की तरह बिल्कुल कान पकड़ के, जो बच्चे जिनकी आदत होती है वो पीछे खड़े हो जाते हैं, उनको एक फर्क नहीं पड़ता है, और जैसे मैम जाती बैठ जाते हैं, हंसने लगते हैं दोबारा। किसी और स्टूडेंट को कर दे मैम टॉप बेंच, गर्ल्स स्टूडेंट जो आगे बैठती हो तो शर्म से ही मर जाए, बिल्कुल हो जाए। इतनी शर्म वाले बनोगे तो कुछ नहीं कर। बेशर्मों के साथ थोड़ा पिटने के बाद जैसे मिट्टी झाड़ी जाती है वैसे चुपचाप झाड़े, किसी ने देखा नहीं है, अपने काम पे लग जाए, तब तो आप इस तैयारी को कर सकते हैं। इनको आप रील्स और वो आंखों से बिजली निकालना हो, ये सब इन चक्करों में पड़ोगे तो योर लाइफ विल बिकम अ लिविंग हेल। मेरे से स्टूडेंट मिलने आता है, मैं उससे तब तक पढ़ाई की बात नहीं करता तब वो नहीं करता है। बहुत सारे, जब मैं क्लास लेता हूं तो बहुत सारे पुराने स्टूडेंट आते हैं, और सर क्या है, ये है वो है, आपकी क्लास है, क्लास के बारे में बात करते हैं। जब वो पढ़ाई की बात करते हैं, सर ये दिक्कत है, तो मैं करता हूं। वो नहीं करते, मेरे को जबरदस्ती किसी को मोटिवेट नहीं करना है। जो आता है कहता है सर ये दिक्कत है, तो मैं उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करता हूं जितना मेरी बुद्धि है। पर ऐसा नहीं है कि जो भी स्टूडेंट मुझे दिख जाए, तू यहां क्या कर रहा है, तेरी तो मंजिल है, कोई किसी की मंजिल नहीं। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी, सबका अपना मतलब फेज होता है। कुछ हफ्तों में ज्यादा पढ़ाई होती है, कुछ हफ्तों में कम भी पढ़ाई होती है। ये मान के चलें कि लाइफस्टाइल में पढ़ाई होगी तो ही आप पढ़ें। आप अगर लाइफस्टाइल में मोटिवेशन के फ्लो में, आप मोटिवेशन तभी तक काम करता है जब तक आप पढ़ने ना बैठो। अभी मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियो दिखा दूं, आप तब तक तो मोटिवेटेड रहेंगी जब तक आप पढ़ने नहीं बैठे। एक बार आप पढ़ने बैठेंगे, सारा मोटिवेशन खत्म। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, जो लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज पर हैं या फिर बीच में कोई अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो वो मतलब जैसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट फील करते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा कोई मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है ना, यही तो बात कह रहा हूं। मोटिवेट ही नहीं होना है तो डिमोटिवेट क्या मतलब? मोटिवेट का मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं। आप ये समझें कि क्या ट्रिक्स और टेक्निक है, आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ट्रिक्स की ये आलम है कि जैसे मान लो कोई यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, उसको पता ही नहीं कि इसमें हैशटैग भी होते हैं, इसमें उसको पता ही नहीं कि इसका कुछ टाइमिंग, कुछ एल्गो भी होता है, नहीं पता, वो ऐसे कुछ नहीं होगा उसको। मेरे को लोग मिले जो बताते हैं कि सर इसमें एल्गो काम करती है, एल्गोरिथम पूरा काम करता है, पूरा काम करता है। बिल्कुल। आपको मोटिवेट नहीं होना है वीडियो बनाने के लिए, आपको जब एल्गो समझ में आएगी तो आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी क्या होता है, पहले तो जोश में काम शुरू करता है, उसको काम समझ नहीं आता है, तो फिर वो डिमोटिवेट होता है। आपका मेन फोकस होना चाहिए, एक्सपर्ट से मिले जिन्होंने एग्जाम निकाला है, जो टीचर है और बहुत सारे लोग, और ट्रिक समझने की कोशिश करें। इस एग्जाम की ट्रिक क्या है? लोग सोचते हैं 5 किताबें पढ़ जाएंगे कुछ नहीं कर पाओगे। इस एग्जाम की ट्रिक आंसर राइटिंग है। प्रीलिम्स की ट्रिक नॉलेज बढ़ाना। आप ये बताओ, एक बुक आपने पढ़ ली, एक बुक पढ़ ली मॉडर्न इंडिया पे, दूसरी बुक आप पढ़ोगे 90% बुक सेम होगी। उसमें भी तो ये बताया जाएगा अंग्रेज आए थे, गांधी जी। 5% के लिए आपने पूरी बुक पढ़ डाली, उससे आपको ग्रोथ फील नहीं होगी। मैंने देखा स्टूडेंट क्या करते हैं, होंगे बहुत सारे कमेंट करेंगे, बेवकूफ स्टूडेंट, शुरू में बेवकूफ के अनजान स्टूडेंट बुक उठाते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं। अब आप ये बताओ, आपको एक सब्जेक्ट नहीं पता, बिल्कुल, आपने उसके नोट्स बनाने शुरू कर दिए, आपको तो हर लाइन इंपॉर्टेंट लगेगी? बिल्कुल लगेगी। 4 महीने वो एक ही बुक कॉपी में उतारते रह जाते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। 4 महीने उन्होंने एक नई किताब लिख दी, क्या फायदा हुआ उस किताब को लिखने का? कुछ भी नहीं। अंडरलाइन करेंगे, एक पीले रंग का मार्कर उठाएंगे, हाइलाइटर, सफेद बुक पीली कर देंगे पूरी। उनको लग रहा है हर लाइन इंपॉर्टेंट है, सही डायरेक्शन ही नहीं पता। अब ये ट्रिक नहीं पता है। बिल्कुल। अच्छा, 4-6 महीने जब शुरू का जो जोश है वो एक ही 2 बुक में होता है। अब उन्होंने 40 बुक पढ़नी है और एक बुक में आपको 5 महीने लगे, तो 2040 में सिलेबस खत्म होगा आपका। बिल्कुल होगा, टाइम डिमोटिवेशन। तो बात यह है कि किसी भी चीज को करने के लिए ट्रिक्स होती है। आपको गाड़ी चलाने के लिए मोटिवेट नहीं होना है। एक बार आइडिया लगा लो कि गाड़ी चलानी है, डिसाइड कर लो, उसके बाद किसी ड्राइवर से मिलो। ड्राइवर बताएगा एक्सीलेटर तेज नहीं दबाना है, सही समय पे दबाना है, ऐसे दबाना है। Exactly. आप ये समझ लो, किसी भी काम को देख लो, मोटिवेशन में काम नहीं होते, बिल्कुल, काम होते हैं उसकी ट्रिक्स और टेक्निक्स जान के। बिल्कुल सर। मोटिवेटेड आदमी कुछ नहीं कर पाता। अच्छा, उससे कोई काम लेना भी नहीं चाहता है बहुत ज्यादा। बहुत ही कई बार मैंने एग्जांपल दिया कि 2 लड़के हैं, एक को इस देश के लॉ एंड ऑर्डर के प्रति बड़ी चिंता है, दिन भर बेचारा यही सोचता रहता है मैं इस देश को ठीक करूंगा, और दूसरा अच्छे आंसर लिखता है। गवर्नमेंट पुलिस को आईपीएस किसको बनाएगी? जो अच्छे आंसर। गवर्नमेंट को भी इससे मतलब नहीं, आप कितने मोटिवेटेड, किसी को मतलब नहीं।
मैं तो ऐसा काम किसी को देना ही नहीं चाहूंगा जो बहुत मोटिवेटेड है और थोड़ा बेवकूफ किस्म का है। मैं ऐसा चाहूंगा जो मेरे से टेक्निक पूछे। मैंने ये बहुत नोटिस किया है कि मैं अगर आपको काम बताऊं 2 लोगों को और एक आदमी तुरंत कह रहा है बिल्कुल हो जाएगा, काम कैसे नहीं होगा, उसको काम नहीं देना, उसको साइड में। दूसरा आदमी मुझसे पूछे अच्छा सर ये काम है, कितना टाइम लगेगा इसमें, तो मैं उसको बताऊं। फिर वो मुझसे और पूछेगी अच्छा सर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा मेरा रोल करेगा, इसको मैं देना पसंद करूं। बिल्कुल। ऑटोमेटेड को तो मैं ज्यादा काम, मतलब मैंने देखा 99% ऑफ द केसेस वो नहीं चलता है। बिल्कुल नहीं चलता। जब आप ट्रिक्स जानोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो कॉन्फिडेंस आपको मोटिवेट करेगा। आपको समझ में आ रही है चीज तो आप ज्यादा, जिस खेल को आप जीतोगे उसे ज्यादा खेलना चाहोगे। तो बात यह शुरू में मैंने देखा मोटिवेशन तो बिल्कुल कागज जलाने के जैसा है, वो तुरंत जल के खत्म हो जाता है। जो कोयला होता है वो ट्रिक्स है, वो धीरे धीरे जलता है, ज्यादा देर तक एनर्जी देता है। आपको सर ने पूरा रोड मैप बता दिया कि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो फॉलो करिए। पर्सनली भी आप सर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो हम सारी डिटेल सर की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड सर, आपसे बात करके मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ सीखने को ही नहीं, सोचने को भी मन कर रहा है। मतलब इतनी सारी चीज़ें हमने सोची हैं, मतलब बहुत ही आपसे मिलके मतलब बात करके बहुत अच्छा लगा और ऑडियंस को भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उनकी लाइफ को बहुत सही डायरेक्शन में ले जाएगा। तो सर थैंक यू सो मच अपना इतना वैल्यूएबल टाइम और इनसाइट्स के लिए। आपको इस एपिसोड का कौन-सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड के शॉर्ट रील्स आपको हमारे ऑफिशियल युगचरण चैनल प्लस इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे और नेक्स्ट गेस्ट आप किसको चाहते हैं हम लेके आए, किस टॉपिक पे आपको बात करनी है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए युगचरण यूट्यूब चैनल को ऐसे ही रॉ एंड अनफिल्टर्ड डेटा डिस्कशन के लिए। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया, इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच।